इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स है और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ 2023 का। ठीक है, झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर निकाला गया है उसमें से मैं ये इकोनॉमिक्स का एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपके टोटल जहाँ पे आपको कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं इस सेट में। ठीक है, ये सेट 1 है और यहाँ पे कुल 40 प्रश्न है, टोटल MCQ बेस्ड है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें से एक एक कर सारा क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है, यानी कि विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या उत्पादन करें, यानी कि हाउ, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड में दिया हुआ है कितनी मात्रा में उत्पादन करें, इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड में दिया हुआ है कैसे उत्पादन करें, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस। या फिर डी में दिया हुआ है किसके लिए उत्पादन करें, यानी कि टू होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इस अर्थव्यवस्था को जो समस्या यहाँ पे 3 समस्या होता है, तो इसमें से उत्पादन की तकनीक के चयन से पूछा है कि क्या समस्या है, उत्पादन की तकनीक। ठीक है, तो उत्पादन की तकनीक मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कि यहाँ पे किस रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस किया जाए। यहाँ पे 2 तरह का रिसोर्सेज होता है, एक तो ह्यूमन पावर होता है और दूसरा होता है आपका मशीनरी। ठीक है, तो ह्यूमन पावर को यूज किया जाए या फिर मशीनरी को यूज किया जाए। ठीक, तो इस समस्या के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उत्पादन की तकनीक से रिलेटेड यही समस्या है। ठीक है, कि कैसे उत्पादन करें। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। ठीक है, यानी टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, यानी कि कुल उपयोगिता अधिकतम तब होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी 0 होता है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, तो यहाँ पे बोला है सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है, कर्व है, उस सामान्यतः क्या होता है, तो होता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया समानता एक मांग वक्र की ढाल होती है, यानी कि जनरली द स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व इज, यानी कि डिमांड कर्व जनरली कैसे होता है, उसका ढाल किस तरह होता है, तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि 4 का ऑप्शन डी इसका, यानी कि 4 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, डिमांड कर्व की जो ढाल होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पे मांग की कीमत लोच डैश होती है, यानी कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज, यानी कि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात बोले हैं कि जब वो मिड पॉइंट पे होती है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ठीक है, तो कीमत लोच क्या होती है। ठीक है, तो कीमत लोच क्या होती है, तो 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है निम्न में से किस वक्र का आकार है जो उल्टा होता है, यू आकार का होता है, यानी कि कौन सा वक्र होता है, यानी कि कौन सा रेखा होता है जिसका आकार इस तरह होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या मार्जिनल कॉस्ट, या एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि औसत उत्पाद। इसके बाद आगे देखेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ उत्पादन फलन। ठीक है, यहाँ पे Q इक्वल टू एल आल्फा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 अब देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ उत्पादन फलन में पैमाने का प्रतिफल की माप है, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए प्लस बी, यानी कि इसका ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है, ठीक है, तब औसत लागत क्या होती है, घटती है, न्यूनतम होती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है,
यानी कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस दैन, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस दैन एवरेज कॉस्ट, यानी कि जब मार्जिनल कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट से कम होती है, तब जो एवरेज कॉस्ट होती है वो क्या होती है, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे घट जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, घटती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पे किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि बीच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। ठीक है, यानी कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पे भी जो लागत होती है वो परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, तो ये होगा फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि उत्पादन की, चाहे कितना भी उत्पादन किया जाए, किसी भी प्रोडक्ट को कितना भी उत्पादन किया जाए, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन करते हैं तो जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। इसके बाद 10 नंबर देखें तो यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में किस बाजार में एक फॉर्म कीमत स्वीकारक होता है। ठीक है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर ए फॉर्म इज प्राइस टेकर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म में संतुलन के निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए फॉर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की बात बोले हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म के संतुलन को कौन सा विकल्प यहाँ पे जो सही है, यानी कि एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर डिवाइड बाई एम सी इक्वल टू 1, एम आर माइनस एम सी इक्वल टू 0, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो ये सारा सही दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है, यानी कि बीच वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इसका आंसर होगा लेस देन 1। इसके बाद 13 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पे क्या प्रभाव होता है, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ ए गुड्स। ठीक है, तो एक मुश्त कर लगाने पे क्या होता है, तो पूर्ति कम हो जाता है। उसके बाद 14 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए गुड्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि अन्य बातें समान रहने पे किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पे क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो क्या प्रभाव होता है देखिए, तो ए इसका आंसर होगा सी, यानी कि संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स टू, मांग में प्रवृत्ति होती है तो वृद्धि होने पे होती है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज जब होती है तब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो यहाँ पे बोला है देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई व्हेन, यानी कि अधिक पूर्ति की स्थिति होती है जब डी लेस देन एश होगा, हो गया। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर देखेंगे अन्य बातें समान रहने पे किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने पे बाजार संतुलन पे क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो बाजार संतुलन पे क्या प्रभाव होता है, कमी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 18 नंबर दिया हुआ है एकाधिकार, यानी 18 नंबर दिया हुआ है व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड्स एट प्रोडक्शन लेवल ऑफ मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू इन मोनोपोली। ठीक है, यानी कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पे वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, तो 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद दिया हुआ है हाउ मेनी सेलर्स आर देयर इन ड्यूपोली, ड्यूपोली मतलब
द्वयाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, विक्रेताओं की संख्या पूछा है तो कितनी होती है? तो 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफ्रेंशिएटेड गुड्स एंड प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है किस बाजार में होता है? तो होता है, तो इसका आंसर होगा मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। परफेक्ट कंपटीशन में तो कीमत एक ही होता है सब जगह। ठीक है, मोनोपोली कंपटीशन में क्या होता है? हर जगह डिफरेंट प्राइस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद 21 देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हु इज राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये जो बुक है किसने लिखा था? तो ये लिखा था J.M. केन्स ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 22 दिया हुआ है GDP और NDP में क्या अंतर है? ठीक है, अब सही आंसर होगा सी, GDP इक्वल टू NDP प्लस डेप्रिशिएशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है वीट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। ठीक है, यानी निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा देखिए क्या होगा, चपाती, बिस्किट, ब्रेड्स, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो गेहूं है उससे सारा चीज़ बनता है, चपाती भी बनता है, बिस्किट्स भी बनता है और ब्रेड्स भी बनता है। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इस वजह से इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है बीच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP इन ए ईयर। मतलब इसमें से जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, इसमें से कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होता है GDP के कैलकुलेशन में? ठीक है, तो कौन सा आइटम है? तो सेलिंग प्राइस ऑफ यूज्ड कार। ठीक है, यानी कि यूज्ड कार का प्रयोग GDP कैलकुलेशन में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका सही आंसर डी हो गया। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है GDP कैन कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। यानी कि जो GDP है उसका कैलकुलेशन किस मेथड के द्वारा किया जाता है? निम्न में से किस विधि से GDP की गणना की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ मेथड ऑफ वैल्यू एडिशन, तो इससे भी किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड इससे भी किया जाता है, और इनकम मेथड यानी कि इससे भी किया जाता है। यानी कि तीनों से हम GDP का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इन द डीमोनेटाइजेशन डन इन 2016 which denominations of currency was taken out of सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर कर दिया था? यानी कि यहाँ पे नोटबंदी के बात बोला है, यानी कि 2016 में जब नोटबंदी हुआ था तो कौन सा नोट को बैन कर दिया? 500 और 1000 रुपीज़ के नोट पे क्या किए थे? बैन कर दिए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यानी कि ₹500 एंड ₹1000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है उसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो जनता से जमा स्वीकार कराना, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विद पब्लिक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत का एक केंद्रीय बैंक है, यानी कि द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज। ठीक है,
तो सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद 29 दिया हुआ है, निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड मनी, ठीक है, तो मोस्ट लिक्विड मनी कौन होगा, तो ये होगा M1, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, उपभोग फलन यानी कि C इक्वल टू A प्लस बी बाई में प्रेरित उपभोग है, ठीक है, तो कौन सा प्रेरित उपभोग है, तो ए जो बी वाई है ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद 31 दिया हुआ है, एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू, ठीक है, यानी कि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होगा यहाँ पे 0 to 1 इन्फिनाइट, यानी कि ए हो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द लाइन ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम, यानी कि जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें से डायग्राम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायग्राम है और इस डायग्राम में पूछा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का वो कौन सा यहाँ पे लाइन है, ठीक है, वो लाइन को आपको बताना है, तो कौन सा लाइन है, तो यहाँ देखिए ए बी और ओ एक्स और सी डी और ई एफ, ठीक है, और यहाँ पे ये डायग्राम को आप देखिए, ठीक है, तो इसमें से ध्यान से आप देखेंगे तो जो सी डी यानी कि ए वाला जो लाइन है यही वाला है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ना, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि यही लाइन है जो क्या है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का लाइन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 33 देखेंगे, यहाँ दिया हुआ इफ़ द वैल्यू ऑफ एम पी एस इज एन इकोनॉमी इज 0.4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, यानी एम पी एस इक्वल टू 0.4 है तो गुणक का मान निकालिए, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, तो 2.5 आएगा, ठीक है। इसके बाद 34 नंबर देखिए, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि पूछा है विच इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और यहाँ पे नॉट लगा दिया मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो देखिए इनकम टैक्स क्या है, तो ए तो डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, गिफ्ट टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन ये जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है, पब्लिक गुड्स का एग्जांपल यहाँ पे आपको बताना है, यानी कि सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तु का कौन सा उदाहरण है, कार, रोड, चॉकलेट या फिर क्लॉथ्स, ठीक है, तो इसका जो होगा या फिर क्लॉथ्स, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे सस्पेंस लग रहा है, ठीक है, या तो कार होना चाहिए, ठीक है, कार होना चाहिए बट ऐसा कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन में, इस वजह से इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दिया हुआ है बिन बाद जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, यानी कि 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था जीएसटी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्स रिसिप्ट, उसको क्या बोला जाता है, जो बोला, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट के बीच जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो रिवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटा बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है,
तो डिफरेंस है किसके बीच का, तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बीच का। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्ट पहले और फिर बाद में एक्सपोर्ट है, तो ऐसा नहीं, पहले एक्सपोर्ट होगा, ऐसा नहीं होगा, पहले एक्सपोर्ट होगा फिर इम्पोर्ट। ठीक है, तो यानी डिफरेंस है बिटवीन, क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, वहीं क्या है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इफ़ एन इंडियन बाई ए चाइनीज मोबाइल कंपनी, ठीक है, वेयर विल दिस ट्रांजेक्शन बी इंटर्ड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर कोई, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है अगर कोई भारतीय लड़का, ठीक है, अगर कोई भारतीय एक चाइनीज, किसी चाइनीज मोबाइल कंपनी को खरीदता है, ठीक है, अगर कोई भी इंडियन एक चाइनीज मोबाइल कंपनी को बाय करता है, ठीक है, परचेज कर लेता है, तो जो ट्रांजेक्शन होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो कहाँ पे होगा, ठीक है, डेबिट ऑफ करंट अकाउंट, या फिर क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट, या फिर डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, या फिर क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट तो होगा नहीं। ठीक है, तो ए हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट के किस साइड में, तो डेबिट साइड में होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज ए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी कि करंट अकाउंट की बात बोले हैं किसके अंदर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, कि कौन सा, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का जो आंसर होगा देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेब्ट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि विदेशी ऋण, फॉरेन डेब्ट्स। ठीक है,